हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 और 29 को आपका पेपर है, तो मुश्किल से बीच में 2 दिन का समय है। तो आज हम लोग अपठित गद्यांश का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हुआ हूँ। हम सभी लोग ये अपठित गद्यांश देखते हैं। पहला गद्यांश आज का कि मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस प्रकार भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं और अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। इस प्रकार यदि मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी क्या होगा, यानी निस्वार्थ का विलोम क्या होगा। तो स्वार्थी होता है निस्वार्थ, एक स्वार्थ होता है दूसरा निस्वार्थ होता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी गद्यांश पर आधारित कि पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना है। आध्यात्मिकता उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों से मिलकर बना है। ये चीज आपको बतानी है किन उपसर्गों से मिलकर बना है और किन प्रत्ययों से मिलकर बना है। तो एक हो जाएगा आपका अधि, फिर इक और ता। अधि इक ता यानी ऑप्शन सी होगा आपका। नेक्स्ट, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। तो राइट आंसर इसमें बनेगा आपका ऑप्शन डी कि सेवक वृत्ति अपना करके जो परहित करते रहे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कठोर सत्य किसे कहा गया है। कठोर सत्य किसे कहा गया है। भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए कि भौतिक शरीर की जो नश्वरता है इसे कठोर सत्य माना गया है। पर आप लोगों ने पढ़ा था अभी। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना और अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना।
राइट आंसर जो बनेगा इस पैरा के अनुसार वो आपका ऑप्शन डी बनेगा कि अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लिया जाए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, ये पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने, सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सर्जन भी हो जाया करता था। उनकी रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे या पढ़ाई लिखाने में बहुत पिछड़ सकते हैं। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, पैरा के अनुसार आपको बताना है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे माता पिता सोचते हैं कि अगर गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएगा तो उनके द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया उसको वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर पैरा आपको सॉल्व करना है तो आप बार बार पढ़ लेंगे उसे 2-3 बार, तो वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि इसका कोई संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो राइट आंसर जो बनेगा, जो सत्य नहीं है, वो ऑप्शन सी है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाद बाकी सभी आपके करेक्ट हैं, यही आपसे पूछा गया था कि जो सही नहीं है।
नेक्स्ट, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में या बाधक के रूप में? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, बाधक के रूप में। किसके रूप में? बाधक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल रॉन्ग होगा, यानी इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये आप कह सकते हैं कि कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पैरा पढ़ लेते हैं, एक और पैराग्राफ है। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनिश्चित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं। अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। बताएं, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है किन्हें? जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिनसे अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, जो कम साधनों से ही शुरू किए जा सकते हैं, उन्हें लघु उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनों की अधिकाधिक खरीद, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण और मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, यानी अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करना ही मशीनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की धारणा थी वो क्या थी? समय का सदुपयोग किया जा सके, किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, कि लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि काम यहाँ के जो बहुत से लोग हैं उन्हें काम की जरूरत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इसीलिए लघु उद्योग धंधों का महत्व बढ़ जाता है हमारे देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रतिकूलता, सामान्यता, समानता, असमानता। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, समानता। विषमता यानी समानता। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे।